जय श्री कृष्ण मित्रों आज हम श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं। रतन टाटा, माफ़ कीजिए, श्री रतन टाटा जो कि भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं। भारत के महानतम व्यक्ति, वैसे तो महान व्यक्ति वही होते हैं जो स्वर्गवासी हो जाते हैं, उसके बाद ही ये एक परंपरा रही है कि उसके बाद ही हम उनके लिए कहते हैं कि यार वह बहुत ही महान व्यक्ति थे या वो बहुत ही महान विदुषी महिला थी। लेकिन रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति है जो अभी वर्तमान में जीवित है और जीवित होते हुए भी हर कोई व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति उनके लिए एक ही बात कहता है कि वो भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक है। और मैं एक ज्योतिषी हूँ, ज्योतिषी के अलावा एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आपसे ये अपील करूँगा, आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को भारत सरकार से ये अपील करनी चाहिए कि श्री रतन टाटा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वह वास्तव में भारत रत्न के सही मायने में हकदार व्यक्ति है। अब हम जन्म कुंडली के बारे में आते हैं। जन्म कुंडली, श्री रतन टाटा जी के जो जन्म कुंडली है मित्रों, वो है धनु लग्न की जन्म कुंडली। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 9 नंबर यहाँ लग्न में लिखा हुआ है, 9 नंबर अर्थात धनु, और ये लग्न है अर्थात ये हुई धनु लग्न की जन्म कुंडली। धनु लग्न एवं तुला राशि इस जन्म कुंडली के अनुसार। मित्रों धनु लग्न का क्या तात्पर्य है? धनु से तात्पर्य है धनुष, जो कि अपने लक्ष्य पे अडिग रहता है। धनु लग्न यही दर्शाता है। धनु लग्न के जो व्यक्ति होते हैं उनके मन में सदैव, उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके विचार में सदैव उनका लक्ष्य, जो कोई भी लक्ष्य हो, जैसा भी लक्ष्य हो, वो अपने लक्ष्य को हमेशा निर्धारित रखते हैं और अपने लक्ष्य को साधने में लगे रहते हैं। ये है धनु लग्न की विशेषता। ठीक है, अब वैसे बहुत सी विशेषता होती है, पर अब मैं रतन टाटा जी की कुछ जो उनकी जो सर्वोत्तम, जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, जो उनकी खूबियाँ हैं, वो मैं इस जन्म कुंडली के माध्यम से बता रहा हूँ। अन्यथा ना तो मैं यहाँ रतन टाटा जी की कोई कमी बताने के लिए आया हूँ और ना ही कोई रतन टाटा जी की कोई ऐसा है कि रतन टाटा जी ने मुझसे कहा है कि मेरी ज्योतिषी जी, पंडित जी मेरी जन्म कुंडली देख के बताओ कि मेरा समय कैसा चल रहा है। और ना ही रतन टाटा जी का मैं कोई यहाँ पे ये महादशा देखने वाला हूँ कि हाँ भाई ये रतन टाटा जी की ये महादशा चल रही है तो रतन टाटा जी को ये उपाय करना चाहिए, वो उपाय करना चाहिए। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा मात्र यही उद्देश्य है कि श्री रतन टाटा जी के जन्म कुंडली में वो कौन से राजयोग हैं, जिन राजयोगों से रतन टाटा जी को इतना महानतम व्यक्ति बना दिया। क्या ऐसे राजयोग आपकी भी जन्म कुंडली में है? आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्या ऐसे राजयोग आपकी जन्म कुंडली में है। मित्रों मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, पहले भी शायद मैंने बताया होगा या नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। मित्रों जो मैंने मुकेश अंबानी जी की जन्म कुंडली अध्ययन किया, आज मैं श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा हूँ। मित्रों अगर यही राजयोग आपकी भी जन्म कुंडली में मिल जाए, सेम बिल्कुल यही राजयोग आपकी जन्म कुंडली में मिल जाए और आपका ये प्रश्न हो जन्म कुंडली देखने के बाद कि पंडित जी मेरे भी यही राजयोग है, मैं कहाँ इतना पैसे वाला हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे ही नहीं है, मैं तो हूँ लेकिन इतना करोड़पति का हूँ। मित्रों व्यक्ति का प्रारब्ध ही व्यक्ति का भविष्य निर्धारित करता है। व्यक्ति का प्रारब्ध ही व्यक्ति का भविष्य निर्धारित करता है एवं व्यक्ति के प्रारब्ध से ही व्यक्ति का वर्तमान जो कि चल रहा है, जो कि भविष्य के रूप में हम वर्तमान को जो भोग रहे हैं, वही व्यक्ति का तय होता है। किससे? व्यक्ति के प्रारब्ध से। श्री रतन टाटा जी का प्रारब्ध इतना उच्च स्तर का रहा कि वह आज इस अवस्था में सुख को भोग रहे हैं। धन लक्ष्मी जो कि उनके यहाँ पर पैर तोड़ के बैठ गई है, माँ लक्ष्मी, वो उनके प्रारब्ध का भी उसमें योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा है कि राजयोग कुछ भी नहीं, केवल प्रारब्ध ही है। राजयोग तो अपनी जगह है ही,
लेकिन उनके प्रारब्ध का भी योगदान है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, हमारे ऋषि मुनि संतों ने कहा है कि हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी के साथ गलत मत करो, बुरा मत करो। किसी के पैसे लेके वापस देने की नियति, नहीं देने की नियति, पैसे खा जाना, किसी के साथ गलत व्यवहार कर जाना, हमें ये किसी न किसी रूप में बाद में भोगना ही पड़ेगा। चलो हम जन्म कुंडली पाते हैं मित्रों। जैसे कि धनु लग्न की जन्म कुंडली है और धनु लग्न की जन्म कुंडली में जो लग्नेश है वो द्वितीय भाव में, ये धनु लग्न की जन्म कुंडली है और ये लग्नेश द्वितीय भाव में विराजमान है, जो कि नीच के होकर विराजमान है बृहस्पति। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ इस धनु लग्न की जन्म कुंडली में लग्न में ही सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ सब कुछ देने वाला जीवन में योग है। ये है बुधादित्य योग। एवं इनकी जन्म कुंडली में जो एक राजयोग, महानतम राजयोग है लक्ष्मी नारायण राजयोग, जो कि बुध एवं शुक्र की युति से बनता है। बुध एवं शुक्र की युति से बनता है लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी नारायण राजयोग मित्रों मैंने आपको बताया था कि मुकेश अंबानी जी की जन्म कुंडली में भी था, श्री मुकेश अंबानी जी की जन्म कुंडली में भी था, एवं श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली के अध्ययन में भी है लक्ष्मी नारायण। जब लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ मिल जाए और वो भी लग्न में, तो फिर और किसी योग राजयोग की आवश्यकता ही नहीं है। ये आप मान के चलिए, ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, व्यक्ति को जीवन में सब कुछ देने वाला। यही वो राजयोग है जिन्होंने रतन टाटा जी को श्री रतन टाटा बनाया। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एक योग और बताता हूँ। ये बुधादित्य योग मेरे हिसाब से जितने लोग ये जन्म कुंडली देख रहे हैं उनमें से कम 40% लोगों के बुधादित्य योग आपको मिल जाएगा। 40% लोगों के बुधादित्य योग मिल जाएगा। फिर वो मुझसे प्रश्न पूछेंगे, मान लो कि वो मुझसे जन्म कुंडली अपनी बताते हैं, या मान लो अपनी जन्म कुंडली देकर मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी मेरी जन्म कुंडली में भी ये राजयोग है, बुधादित्य योग, तो मुझे इतना फल क्यों नहीं मिल रहा है। इसका मैं एक आपको कारण, प्रारब्ध तो है ही, लेकिन इसका मैं एक कारण और बताता हूँ मित्रों। राजयोग अपनी जगह है, राजयोग आपको सब कुछ देने वाला है, राजयोग आपको संकेत दे रहा है, राजयोग ऐसी अवस्थाएं बना रहा है, राजयोग ऐसी परिस्थितियां बना रहा है आपके साथ कि वो आपको सब कुछ देने के लिए तत्पर है, तैयार है। उसने राजयोग ने आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी है, सारे प्रयोग और संयोग आपके लिए बना दिए हैं ताकि आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। किंतु जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ मित्रों, ये सब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए। व्यक्ति का प्रयास किस स्तर का है, यह इस चीज़ को निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कितना प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली के पराक्रम भाव, तृतीय भाव पराक्रम भाव होता है। पराक्रम भाव में मंगल विराजमान है, जो कि पराक्रम के कारक है। यही वो मंगल है जिन्होंने रतन टाटा जी को एक मिनट भी बैठने नहीं दिया और रतन टाटा जी को दिन रात एक करने पर मजबूर कर दिया। यही वो मंगल है जिन्होंने रतन टाटा जी को सब कुछ प्रदान किया अपने जीवन में। कैसे? इस पराक्रम भाव में मंगल ने बैठ के रतन टाटा जी को दिन रात मेहनत करने पर मजबूर कर दिया, और इसी मंगल की वजह से, इसी पराक्रम की वजह से रतन टाटा जी ने बुध एवं शुक्र लक्ष्मी नारायण जो राजयोग है इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त किया। सूर्य एवं बुध जो कि बुधादित्य योग है, इसका संपूर्ण लाभ रतन टाटा जी ने प्राप्त किया। किसकी वजह से? पराक्रम भाव में जो मंगल बैठा हुआ है, इसने कैसे बैठा हुआ? क्योंकि पराक्रम भाव है और मंगल स्वयं ऊर्जा और पराक्रम का कारक है, और तृतीय भाव का कारक ग्रह भी मंगल है। इसी ने रतन टाटा जी को सब कुछ प्राप्त कराने के लिए तत्पर किया। और मैं बताता हूँ आपको, श्री रतन टाटा जी के गज केसरी योग लगा हुआ है। गज केसरी योग कैसे लगा हुआ है? चंद्रमा से चतुर्थ भाव में, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाव में सूर्य
माफ कीजिए, बृहस्पति गुरु एवं चंद्रमा का 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चतुर्थ और दशम का योग होने के कारण ये गज केसरी योग हुआ। गज केसरी योग ने श्री रतन टाटा जी को मान सम्मान प्रसिद्धि अपने जीवन में सब कुछ प्रदान किया रतन टाटा जी को इस गज केसरी योग ने। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। रतन टाटा जी की कुंडली में आप देखिए, ये चंद्रमा जो है ये है नीचाभिलाषी होकर तुला राशि में विराजमान है, क्योंकि जैसे ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। उससे पहले ही ये इनका जन्म हो गया, तुला राशि में चंद्रमा विराजमान है, यानी ये नीचाभिलाषी यानी नीच की राशि में जाने वाले थे चंद्रमा। उस समय इनका जन्म हुआ नीचाभिलाषी। तो नीचाभिलाषी चंद्रमा से क्या तात्पर्य? नीचाभिलाषी चंद्रमा से यह तात्पर्य है कि चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है। तो आप क्या मानते हो, रतन टाटा जी, श्री रतन टाटा जी जिनके करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है, अरबों खरबों रुपए का कारोबार है, इतने उच्च स्तर के ये व्यक्ति है, तो क्या इनके जीवन में चिंताएं नहीं होगी? क्या इनके जीवन में कष्ट नहीं होगा? क्या इनके जीवन में नफा नुकसान जो लाभ हानि वो नहीं होगी? अवश्य होगी। एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जिसके जीवन में, जिसके चंद्रमा अगर नीच का हो जाए, चंद्रमा कमजोर हो जाए, पक्ष बल से कमजोर हो जाए, तो वो अपने जीवन में इतना तनाव लेता है। तो श्री रतन टाटा जी इतने बड़े स्तर के व्यक्ति हैं, तो इनके जीवन में कितने बड़े स्तर का तनाव होगा ये आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये चंद्रमा है तो स्वाभाविक है उन्होंने उनको बहुत चिंताएं दी होगी, बहुत टेंशन दी होगी और दे रहे होंगे और अभी भी दे रहे होंगे। हालांकि अब तो उनकी बहुत ही अधिक उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में अधिक चिंताएं रही होगी। मित्रों, और मैं आपको इनकी जन्म कुंडली के बारे में बताता हूँ। धनु लग्न की जन्म कुंडली। मित्रों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा जन्म कुंडली से हटके। ऐसे जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो बड़े उद्योगपति होते हैं या छोटे भी उद्योगपति होते हैं, जो अपने यहाँ पे 2 4 10 मजदूरों को कार्य पर रखते हैं, या छोटी फैक्ट्री वाले, बड़े फैक्ट्री वाले, आपको क्या लगता है ये सिर्फ अपने भाग्य से आगे बढ़े हैं? नहीं। वैसे अगर रतन टाटा जी का देखा जाए तो पंचम भाव का स्वामी लग्न में विराजमान है। पंचम भाव का स्वामी सिंह राशि, सिंह, ये 5 नंबर लिखा, 5 नंबर यानी सिंह, और सिंह का स्वामी सूर्य जो कि लग्न में विराजमान है। इसका क्या तात्पर्य है कि रतन टाटा जी अत्यंत भाग्यशाली है। भाग्य का स्वामी लग्न में विराजमान है तो रतन टाटा जी अत्यंत भाग्यशाली है, इसका तात्पर्य। लेकिन आपको क्या लगता है कि रतन टाटा जी केवल अपने भाग्य से यहाँ तक पहुंचे? नहीं, कभी नहीं। रतन टाटा जी के यहाँ पर जितने भी व्यक्ति कार्यरत हैं, जिनको रतन टाटा जी मासिक वेतन देते हैं, रतन टाटा जी ने उन सबको अपना हर माह वेतन देके उन सबका भाग्य रतन टाटा जी ने ले लिया है। और उन सब व्यक्ति जो कि यहाँ पर कार्यरत है, उन सबके भाग्य को मिलाकर रतन टाटा जी इतने आगे बढ़े हुए, क्योंकि उनके सुख दुख में रतन टाटा जी काम आते हैं, तो उनका भाग्य को भी रतन टाटा जी प्राप्त करेंगे। ठीक है मित्रों, अब कोई उपाय तो बताना, ये कोई उपाय वगैरह या कोई ऐसा है तो ये कोई बताने के लिए तो मैं आया नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। हम केवल ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जब अपनी जन्म कुंडली खोलो तो आपको भी ज्ञात रहे कि क्या मेरे भी ऐसे योग है, अगर योग है तो क्या पराक्रम मेरे अंदर भी कार्य करने के लिए साहस मेरे अंदर भी है कि नहीं है, वो ग्रह है कि नहीं है। बस केवल एक जानकारी के लिए मैंने आपको, ताकि आप जन्म कुंडली को समझ सके, योगों को समझ सके, इसलिए मैंने बताया। मित्रों, जैसा कि मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि मैं 4 जन्म कुंडलियाँ दिसंबर अंतिम में या जनवरी माह में, जैसा ही मुझे समय मिला, मैं 4 जन्म कुंडलियाँ अध्ययन करूँगा। तो अगर ये अंत तक आपने वीडियो देखा है तो आप अपने जन्म कुंडली और जन्म कुंडली में दिनांक, समय, जन्म स्थान एवं अपने प्रश्न लिखना ना भूले, माफ कीजिए, तो मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर पाऊंगा। बाकी बिना प्रश्न के मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं कर पाऊंगा। तो अवश्य भेजें, मुझे लगा अगर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने लायक है या करना चाहिए तो मैं अवश्य करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।